डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद पर आतंकवादी हमले की 24वीं बरसी, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भी वीर जवानों को किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, भारतीय राजनीति में ईमानदारी अद्वितीय उदाहरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्मदिन, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना। यशोभूमि में एनएसयूटी पर कार्यक्रम, द्वितीय दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत एलजी विनय कुमार सक्सेना रहे उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने 2011 के संसद हमले की बरसी पर इसमें जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बताते चलें कि संसद पर आतंकवादी हमले की 24वीं बरसी रही, जिस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया और संसद पर आतंकवादी हमले की ये 24वीं बरसी है और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके आज 24वीं बरसी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे और साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं लोकतंत्र के मंदिर भारत के संसद भवन आज के ही दिन साल 2001 में कायराना हुआ था। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमर होने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमले में मां भारती की सुरक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। उनका बलिदान भारत की लोकतांत्रिक आत्मा की रक्षा के प्रति उनका अडिग संकल्प था और उनकी शौर्य गाथा आने वाले पीढ़ियों को देश के सम्मान और अखंडता के लिए सदैव सतर्क, समर्पित और प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता रहेगा। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्रिकर का जीवन भारतीय राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता और निर्भीक नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा देश की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी स्पष्ट सोच और दृढ़ संकल्प हमेशा याद किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपने कर्मठ और शुचितापूर्ण सार्वजनिक जीवन से दिल्ली की जनता के बीच में एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल में दिल्ली के विकास, जनसेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे स्वस्थ और दीर्घायु हो। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यशोभूमि में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी सहित कई गणमान्य अतिथि जो हैं वो उपस्थित रहे। इस अवसर पर युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि एनएसयूटी नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण का केंद्र है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप संस्कृति से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं। वहीं दिल्ली सरकार कौशल, तकनीक और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है।
यहाँ पर मुझसे पहले संजय गुप्ता जी को, आशीष जी को सुन रही थी और वाइस चांसलर महोदय ने जो पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया, किस तरीके से लगातार ये यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही है, शानदार काम कर रही है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से आने वाले चैलेंजेस से समाज में देश के लिए काम करने के लिए तैयार करने की दिशा में आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से जो ट्रेनिंग आज के युवा साथियों को दी है, मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए, आप सभी के लिए जो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और देश में इस यूनिवर्सिटी का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। आज आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपने 2 अलग अलग प्रेमिसेस में उनके स्टैच्यू का इनॉग्रेशन भी किया। सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की आजादी के लिए जिस तरीके से काम किया, वो आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी करोड़ों लोग उनमें अपना नेतृत्व देते हैं। आज जो आजादी उनकी दिलाई हुई है, उसे हम सुख भोग रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कहती हूं कि जिस कवि ने वो लाइन कही कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, वो हम सबके लिए एक मैसेज है कि हमारे उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने तो देश आजाद करा दिया, हम सबको आजादी की हवा में सांस लेने के लिए आज बहुत बड़ा उपहार दिया। तो इसके आगे क्या? आज आजादी के 78 साल पूरे हुए हैं। हम इसके आगे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये तय करने वाली जो जनरेशन है वो मेरे सामने यहां बैठी है। आप सब ने तय करना है कि हम अपने भारत को किस और लेके जाना चाहते हैं। कई बार आप में से कोई युवा सोच सकता है कि इसमें अकेले मेरे करने से क्या होगा। एक अकेले मोदी ही हैं जिन्होंने इस पूरे देश की दिशा बदल दी। बदली के नहीं बदले? अगर बदली है तो 2 बार पहला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये सही में एक ऐसा जो बोला, मतलब मैं पर्सनली जब देखती हूँ कि देश की दिशा में जा रहा था, छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष हो रहा था, देश में बड़े बड़े गड्ढे हम भर नहीं पा रहे थे, वर्षों से उसी सिनेरियो में हम जी रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास की ओर लेके जाने के लिए सोचा, तो हर सेक्टर में क्या क्या काम हो सकते हैं उसको सोचा। कभी किसी ने सोचा था कि मोबाइल इतना एक्सेसिबल होगा कि रिक्शा वाले से लेके सब्जी वाले से लेके एक व्यक्ति के हाथ में बिना मोबाइल के जिंदगी संभव नहीं होगी। डिजिटल इंडिया का वो स्वरूप जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, वो प्रयास काबिले तारीफ था। जिस तरीके से देश में लगातार हर सेक्टर में काम हो रहा है, वो काबिले तारीफ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, वो हमारे सोचने का काम। इतने इंजीनियर्स जो यहां से निकलेंगे, इतना कैपेसिटी के साथ, इतने विजन के साथ, इनोवेशन के साथ में जो आपने काम करने की सोची है, यहीं से देश अगले पड़ाव पे पहुंचने वाला है। आज बहुत सारे चैलेंजेस इस शहर के पास हैं, दिल्ली के पास और देश के सामने। जब हम जूझते हैं
वर्षों की उन्हीं समस्याओं से, कहीं प्रदूषण की समस्या से, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से, कहीं ग्रीन एनर्जी के लिए, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए आज यहां से, इस सभागार से निकलने के बाद, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री पाने के बाद आगे का सोचना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं ये समझती हूं निश्चित रूप में आप सभी लोग उस काम को करने वाले हैं, इसलिए चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए। सच में हम सबको आगे बढ़ के देश को आगे लेके जाने के लिए काम करना है। ये डिग्री मिलना एक पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं है। मंजिल अभी बहुत आगे है, बहुत सारी है, जहां आप अलग अलग फील्ड में जाकर के काम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, डिग्री लेने के बाद में आपको लगेगा कि क्या सच में मैं यही करना चाहता था। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं कि मेरा खुद का बेटा इसी साल उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इन फाइनल ईयर, और वो पूरा करने के बाद मुझसे डिस्कस करता है कि मामा मुझे लगता है कि कोडिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहा वाह बेटा, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद तुमको ये ध्यान आया कि कोडिंग तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये संभव है कि आपको ऐसा फील हो किसी मोमेंट पे, पर नेवर बॉदर, आप जो करना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। ये डिग्री हमेशा आपके लिए यूजफुल है। ये पढ़ाई, ये एजुकेशन, ये नॉलेज हमेशा आपको हर फील्ड में काम आएगी, और जहां जाएंगे अपने परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी ओर से फिर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। 1984 सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में 125 पीड़ितों के परिजनों को नौकरी के पत्र बांटे हैं। महोदय के सानिध्य में सुखविंदर हमारे के बहुत ही आदरणीय, बहुत तेजस्वी एक ऐसी मुख्यमंत्री जो दिल्ली में मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में काम कर रही हैं, ऐसी हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे बहुत ही सम्मानित डिविजनल कमिश्नर सेनवाल साहब, डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, और आज दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ऑफिस बीयरर्स, बीजेपी के 6 सेल के सभी ऑफिस बीयरर्स, और आज जो 1984 के हमारे पीड़ित परिवार हैं, जो लंबे समय से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। पहले तो इस बात की पीड़ा, जो दर्दनाक हादसा उन्होंने झेला, 1984 की जो पीड़ा उन्होंने झेली, परमात्मा किसी के सपने में भी ऐसा बुरा वक्त ना लाए, सपने में भी। मुख्यमंत्री जी, कई परिवार ऐसे हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इनके बीच में काम कर रहा हूं, जिनके एक एक परिवार के 15-15, 16-16 लोग उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिए गए। 15-15, 16-16 लोग, किसी के 3-3 जवान बेटे, किसी मां, एक मां जगदीश कौर है जिसके केस के अंदर सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है। आप देखिए, उसके हस्बैंड जो थे सरदार साहब उनके, वो 1971 की जंग जीतकर आए, डिस्टिंग्विश्ड ऐसे अफसर थे। उनको उनकी धर्मपत्नी के सामने जलाया गया, उनके बेटे को उनके सामने जलाया गया, और उनका बेटा आज मरा, जिसके सांस नहीं निकल रहे थे, और मां उसका सिर गोदी में रखकर, आस पड़ोस में से कोई उसकी आग बुझाने भी नहीं आ रहा था, और मां जड़े हुए बेटे का गोदी में सिर रखकर क्या अरदास करी, ये नहीं कह रही थी कि तेरी जान बच जाए, अब ये अरदास करी थी कि श्वास निकल जाए। कोई बॉडी को हाथ लगाने वाला नहीं था, कोई उसको पानी पिलाने वाला नहीं था। उस मां ने उस दिन प्रण लिया कि मेरी जिंदगी में, जब मेरा परिवार ही सब चला गया, और आप सोचिए कि उसी बाहर सड़क के ऊपर
अपने घर का फर्नीचर तोड़कर अपने बच्चे का संस्कार किया। ऐसी पीड़ा और ऐसा दर्दनाक हादसा इस 1984 में हमारे भाइयों ने भुगता है। और उसके बाद जो कोई इंसाफ लेने जाता था उनको इंसाफ नहीं लेने दिया जाता था। आप सुनकर हैरान होंगे, जो सज्जन कुमार के खिलाफ विटनेस थी, उनके एक बेटे को रात सोए को तेल डाल के आग लगा दी क्योंकि विटनेस दे रहा है। और दूसरी बहन उसकी बेटी के साथ जो किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर हैं कि अगर इंसान उन्हें पढ़ना शुरू करे, उन्हें पूछना शुरू करे तो अपनी जिंदगी रोते निकल जाए तो भी उसका दर्द कम ना हो। ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर है। और हमने इस लड़ाई को सड़कों पे भी लड़ा, कोर्ट कचहरियों में भी जाके लड़ा, लंबे समय तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहे। आप सोचिए मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री केवल इसलिए नौकरियां नहीं दे रही थी, उनको लगता था कि जब ये अखबारों में रोज छपा करेगा, कोर्ट के ऑर्डर थे कि फिर मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर केजरीवाल की सरकार आई, हमने बड़ी दरख्वास्त लगाई, कोई नहीं सुन। फिर हमारी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, मेरे को ये सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको लेकर हाई कोर्ट में गया। मैं हाई कोर्ट में खड़े होकर जज साहब ने 3 तरीके पढ़ी तो मैंने जज साहब से पूछा कि आप इतनी अर्जेंसी, आप कहते हैं हर केस के अंदर लोगों को यहां पर डांटते भी है, मुझे इतना समझा दीजिए, क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा और अर्जेंसी वाला केस आपके पास कोई है? आप कह रहे हैं आज समय नहीं है। जज साहब वॉज फोर्स्ड टू आंसर इट और उन्होंने उसी वक्त स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर ऑर्डर पास किया, लेकिन किसी सरकार के जू नहीं सकी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। मैं, आत्मा सिंह लुबाना जी इधर बैठे हैं, जगदीप सिंह कालो, हम लोग जब माननीय गृह मंत्री जी के घर जाकर मिले, हमने उनको इस पीड़ा के बारे में बताया, तब जाके इसकी फाइलें शुरू होनी हुई। और मुख्यमंत्री जी की सरकार बनते सबसे पहला काम क्या किया, आप सुनकर हैरान होंगे। आपने पिछले दिनों में देखा कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पुर्ब पे कितनी भावना के साथ इन्होंने सेवा करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसी पहली मुख्यमंत्री होंगी जिनके मन में ऐसी भावना और ऐसे भाव थे। पहली मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि क्यों अब तक ये केस सब लटके हुए हैं, सरकार नौकरियां देने को तैयार नहीं है जी। तो कहा गया कि तुरंत जो भी हम कर सकते हैं करिए, लेकिन इनको हर हालत में अगले 2 महीनों में नौकरियां देनी है। और आप देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने फैसला लेना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े फैसले लिए वो शायद इतिहास में लिखे जाएंगे। एक सरकारें वो थी जो लोगों के गले में टैर डालकर आग लगा रही थी, और एक सरकार वो थी जो उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए किसी हद तक भी जा रही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अब तक के फैसले हुए ये कोई कर नहीं सकता। क्या 1984 के पीड़ित परिवारों के बच्चों को, जितने भी ऐसे पीड़ित परिवार हैं, अगर एक परिवार के 1 से ज्यादा भी लोग गए हैं तो उनको 1 से ज्यादा भी नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, इन नौकरियों की कोई उम्र सीमा नहीं होगी। अगर किसी की उम्र 60 साल हो गई है तो उसके आगे बच्चों को नौकरी दी जाएगी। ये पहले कभी नहीं हुआ। और मैं सेनवाल साहब के धन्यवाद करता हूं, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, अफसर डर जाते हैं, यार हम तो अफसर हैं, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, चले जाएंगे। जब ये फैसला किया तो सेनवाल जी मीटिंग में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर परिवार को देनी है, और कहा कि कोई उम्र सीमा नहीं है। और एक बात जो कही कि जिन लोगों को अगर नौकरी दे भी दी है और उनका 1-2 साल ही अगर बचते 58 साल उम्र है या 55-56 साल है, तो कोई बात नहीं, उनको कहिए आप छोड़ दीजिए, आपके बच्चों को आगे देंगे। ये इतिहास में आज तक इससे पहले कोई नहीं बता सकता कि देश के इतिहास में ऐसा कोई कानून हो, देश के इतिहास में ऐसी कोई एक भी परंपरा रही हो, या देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।